हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्च के करंट अफेयर के हाईलाइट को हम लोग देखेंगे और पूरे डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन का पहला हाईलाइट ये है, डी गुकेश कुमार को अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। सबसे पहले हम लोग एशियन चेस फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। एशियन चेस फेडरेशन एक फेडरेशन है जो एशिया लेवल पे चेस गेम का ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके द्वारा। इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर जो है, या इसका हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात इनका हेड क्वार्टर है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो है वो है सुल्तान सुल्तान बिन खलीफा अल नयान वर्तमान में इनके प्रेसिडेंट है। और ये डी गुकेश कुमार की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में 2022 में 44वें चेस ओलंपियाड में ये महाबलीपुरम में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला। और इस मिलने के बाद ये बन गए हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये इतने ही उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, या अगला हाईलाइट है, इंडियाज ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू बैन बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर 4 ईयर। अभी हाल ही में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इनको, ये है ऐश्वर्या बाबू, ये ट्रिपल जंपर के खिलाड़ी है और इनको नेशनल एंटी डोपिंग के द्वारा अभी 4 साल के लिए बैन कर दिया है खेलने से। अब क्यों कर दिया गया है, तो अब देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का काम होता है कि टेस्टिंग करना। मतलब ये है कि जो भी प्लेयर है उसका टेस्टिंग किया जाता है कि ब्लड में किसी तरह का ड्रग का सैंपल तो नहीं है, और या फिर कोई ड्रग लेकर कोई प्लेयर तो नहीं खेल रहा है। तो इसी तरह से जब इनका ब्लड का सैंपल लिया गया और उनको टेस्ट किया गया है, तो इनके टेस्ट में पाया गया, ब्लड में स्टेरॉइड नाम के एक केमिकल पाया गया है, जो कि एक ड्रग है। और ये क्या होता है, सांस रोकने में ये काम आता है। तो यही लेके ये खेल रही थी, इन्हीं कारण से इनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐश्वर्या बाबू पे। ठीक है, और ये भी खिलाड़ी तमिलनाडु से बिलोंग करती है। अगला हाईलाइट ये है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसको बोलते हैं। तो ये आईएएस ऑफिसर है, यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये रश्मि शुक्ला जो है, ये महाराष्ट्र कैडर से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र कैडर से बिलोंग करती है। और वर्तमान में जो है ये सीआरपीएफ का क्या थे, ये डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे ये काम कर रही थी। इनका जब सीआरपीएफ में एडिशनल जनरल का जब कार्यकाल ख़त्म होगा, तब इनको अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टर जनरल फॉर द सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी का। और एसएसबी का काम क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल का काम क्या होता है, तो ये नेपाल एवं भूटान के बॉर्डर को रक्षा करना। ठीक है, ये काम होता है। और ये इसका जो स्थापना हुआ था 1963 में किया गया था, जब ख़त्म हुआ था साइनो इंडियन वॉर, मतलब जब हम लोग एक युद्ध लड़े थे इंडिया और चाइना से, उसके बाद ही 1963 में इनको स्थापित किया गया था। और इनका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे, वो है न्यू दिल्ली में। हेड क्वार्टर है कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए ये देख ही सकते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का ये लोगो है। अगला हाईलाइट है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड साइन अ मो विद द गेल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है। कार्बन फुटप्रिंट वो है जो पॉल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे CO2 वगैरह हो गया। तो इनको जो इमिशन होता है, इंडस्ट्री से इमिशन होता है, गाड़ी से इमिशन होता है, तो इन्हीं को रिड्यूस करने के लिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने कहा कि गेल इंडिया से क्या ये सप्लाई करेंगे। गेल इंडिया क्या इनको सप्लाई करेंगे, तो ये नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे, ताकि क्या है, इन्वायरमेंट में जो CO2 की मात्रा है वो कम हो, और ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट हो वो क्या हो, कम हो हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नेचुरल गैस
उपयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ द पेट्रोल या डीजल, तो लगभग 27% कम उत्सर्जन होता है CO2 का। ठीक है, इसीलिए हम टाटा माइनिंग स्टील अब जो इनका इंडस्ट्रीज या इनका जो फैक्ट्री है वो वर्क करेगा, वो नेचुरल गैस पे काम करेगा और उनके लिए नेचुरल गैस का सप्लाई कौन करेगा, तो गेल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये नेचुरल गैस बनाती है, गेल इंडिया नेचुरल गैस बनाती है। अगला हाईलाइट ये है कि द ईयर 2022 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर। 2022 को अभी हाल ही में क्या डिक्लेयर किया गया है, एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया गया है। हालांकि आसियान और इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया है। आसियान है क्या, तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्री है वो सारे का एक ग्रुप है, और इंडिया इनका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के जो फ्रेंडशिप के तौर पे 2022 को डिक्लेयर किया गया है। आसियान का जो स्थापना किया गया था वो 1967 में किया गया था, और ये था कब, बैंकॉक डिक्लेरेशन, मतलब बैंकॉक में इसको स्थापना किया गया था। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, और इनका सेक्रेटेरिएट तो है वो कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थापित किया गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आसियान है क्या, और 2022 आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया। ठीक, देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे कंट्री जो है ये आसियान का मेंबर है। फिलीपीन है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लॉस है, और उसके बाद म्यांमार है। तो ये सारे कंट्री जो है ये आसियान का मेंबर कंट्री है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्री है सब इनके मेंबर है, और इसीलिए हम लोग आसियान प्लस इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया इसके क्या है, मेंबर नहीं है, इंडिया इसके मेंबर नहीं है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगला हाईलाइट ये है कि द साथी प्लेटफॉर्म एम टू ब्रिज द गैप फॉर द स्टूडेंट इन सोसाइटी हु कांट अफोर्डेबल द कॉस्टली एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइडेंस एंड कोचिंग। मतलब अभी देखिए एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है, जो धर्मेंद्र प्रधान साहब है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एक साथी प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, आईआईटी खड़गपुर के हेल्प से किया गया है। ये क्या करेगा, इसका एम है क्या कि जो स्टूडेंट महंगे कोचिंग या एग्ज़ाम का गाइडेंस नहीं ले पाते हैं तो ये इस पे उनको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ये इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद द आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। मतलब क्या है कि इस प्लेटफॉर्म को उपयोग करके हर वो व्यक्ति जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का गाइडेंस या कोचिंग नहीं ले पाते हैं सारी जानकारी उनको मिलेगी, चाहे वो आईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा कि लेक्चर अपलोड किया जाएगा, और इसमें जो 12 लैंग्वेज में अपलोड किया जाएगा लेक्चर। ठीक है, जो फैकल्टी कहाँ से होंगे, आईआईटी वगैरह से होंगे, आईएससी बेंगलोर से होंगे, एम्स से होंगे। तो ये सब फैकल्टी अपना अपना वीडियो बना के रीजनल लैंग्वेज में, जो कि 12 तरह के लैंग्वेज में ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, और यहाँ से सारे वो आदमी को हेल्प मिलेगा जो कि महंगे कोचिंग या महंगे गाइडेंस जो मिलता है कोचिंग में वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो सारे सुविधा यहाँ पे स्टूडेंट को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना आपको, किसके हेल्प से किया है, तो ये आईआईटी कानपुर के हेल्प से किया है ये इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव लिया किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, कानपुर के आईआईटी कानपुर के सहयोग से। अगला हाईलाइट ये है कि 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, और ये हर साल एनुअली मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको 2013 में मनाया गया था,
किसके द्वारा ये घोषित किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये बेसिकली करता क्या है कि अवेयरनेस जगाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि वाइल्ड लाइफ एनिमल को कैसे बचा सके और कैसे प्लांट को सुरक्षित रखे, इसका अवेयरनेस जगाते हैं लोगों में। और इस बार का जो थीम है 2023 का थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये 2023 का थीम है। वर्ल्ड वाइड फंड का जो अब यहाँ पर आया तो वर्ल्ड वाइड फंड है, इनका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, इतनी ही बात याद रखना है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और ये घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में फर्स्ट टाइम मनाया था। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री होस्टेड बाय इंडिया न्यू दिल्ली ऑन 3 मार्च 2023। अभी देखिए क्वाड का फॉरेन मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ कि जिसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। दिल्ली मतलब इंडिया में, दिल्ली में किया गया था। और इस मीटिंग का क्वाड जो है ये क्या है कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री का मीटिंग है, ये ग्रुप ऑफ द कंट्री है जिनका आयोजन 2023 में न्यू दिल्ली में किया था। और इनके जो चेयर किए थे, चेयरमैन जो मतलब चेयरपर्सन जो थे वो कौन है इस मीटिंग के? तो वो है डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया की तरफ से इनको लीड किए थे, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया का। यही क्वाड की अगर हम लोग 2022 की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया था। इसका बेसिकली नाम क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो आगे हम लोग मैप पे समझेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्यों कहा जाता है। तो यही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को ही दूसरा नाम दिया गया है क्वाड। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है, इसमें 4 कंट्रियों का ग्रुप है। तो 4 कंट्री का ग्रुप का आपको नाम याद रखना है। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया, तीसरा है जापान और चौथा है यूएसए। ठीक है, ये है। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 2007 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इनिशिएटिव कौन लिए थे? तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के द्वारा ये लिया गया था। और उस टाइम में हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वाड है वो चाइना को इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा चाइना और यूएसए में एक वॉर छिड़ा रहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल इसको क्यों बोलते हैं। जब आप वर्ल्ड की मैप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका यूएसए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया और ये है जापान। तो ये अगर तीनों को अगर हम लोग डॉट को मिलाए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। इसीलिए इनको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज द क्वाड। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। 4 कंट्री का ग्रुप है क्वाड में। तो ये चारों कंट्री का नाम आपको याद होना चाहिए, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अगला हाईलाइट ये है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस एट द भोपाल, मध्य प्रदेश ऑन 3 मार्च 2023 को। तो देखिए अभी जो है 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था वो किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। और ये 7वां एडिशन था, ये आपको याद रखना है, 7वां एडिशन था इसका। तो इनको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया है 3 मार्च को। और ये 3 दिन का जो है कॉन्फ्रेंस है। और इसका जो थीम है 2023 के लिए और 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस का वो है ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर न्यू ईरा। ठीक है, और इनमें जो पार्टिसिपेशन किए थे मोर देन 350 स्कॉलर फ्रॉम द 15 कंट्री, मतलब 15 देशों से लगभग 350 स्कॉलर इसमें भाग लिए थे। और अगर हम लोग बात करें पहला धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस की, तो पहला धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था सांची में, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
सांची यूनिवर्सिटी में किया गया था। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जितने भी धम्मा कॉन्फ्रेंस बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ये जितने भी दुनिया भर में बौद्ध धर्म वाले कंट्री है, चाहे वो म्यांमार हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, तो वहाँ सबसे लगभग 350 स्कॉलर पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 15 कंट्री से, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्च के करंट अफेयर के हाईलाइट को हम लोग देखेंगे और पूरे डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन का पहला हाईलाइट ये है, डी गुकेश कुमार को अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। सबसे पहले हम लोग एशियन चेस फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। एशियन चेस फेडरेशन एक फेडरेशन है जो एशिया लेवल पे चेस गेम का ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके द्वारा। इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर जो है, या इसका हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात इनका हेड क्वार्टर है, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो है वो है सुल्तान बिन खलीफा अल नयान वर्तमान में इनके प्रेसिडेंट है। और ये डी गुकेश कुमार की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में 2022 में 44वें चेस ओलंपियाड में ये महाबलीपुरम में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला, और ये मिलने के बाद ये बन गए हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और ये इतने ही उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, या अगला हाईलाइट है, इंडियाज ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू बैन बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर 4 ईयर। अभी हाल ही में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इनको, ये है ऐश्वर्या बाबू, ये ट्रिपल जंपर के खिलाड़ी है, और इनको नेशनल एंटी डोपिंग के द्वारा अभी 4 साल के लिए बैन कर दिया है खेलने से। अब क्यों कर दिया गया है, अब देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का काम होता है कि टेस्टिंग करना, मतलब ये है कि जो भी प्लेयर है उसका टेस्टिंग किया जाता है कि ब्लड में किसी तरह का ड्रग का सैंपल तो नहीं है, या फिर कोई ड्रग लेकर कोई प्लेयर तो नहीं खेल रहा है। तो इसी तरह से जब इनका ब्लड का सैंपल लिया गया और उनको टेस्ट किया गया है, तो इनके टेस्ट में पाया गया ब्लड में स्टेरॉइड नाम के एक केमिकल पाया गया है, जो कि एक ड्रग है, और ये क्या होता है, सांस रोकने में ये काम आता है। तो यही लेके ये खेल रही थी, इन्हीं कारण से इनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐश्वर्या बाबू पे, ठीक है। और ये भी खिलाड़ी तमिलनाडु से बिलोंग करती है। अगला हाईलाइट ये है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसको बोलते हैं। तो ये आईएएस ऑफिसर है, यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये रश्मि शुक्ला जो है, ये महाराष्ट्र कैडर से बिलोंग करती है, और वर्तमान में जो है ये सीआरपीएफ का क्या थे, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे ये काम कर रही थी। इनका जब सीआरपीएफ में एडिशनल जनरल के जब कार्यकाल ख़त्म होगा, तब इनको अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टर जनरल फॉर द सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी का। और एसएसबी का काम क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल का काम क्या होता है, तो ये नेपाल एवं भूटान के बॉर्डर को रक्षा करना, ठीक है, ये काम होता है। और ये इसका जो स्थापना हुआ था 1963 में किया गया था, जब ख़त्म हुआ था साइनो इंडियन वॉर, मतलब जब हम लोग एक युद्ध लड़े थे इंडिया और चाइना से, उसके बाद ही 1963 में इनको स्थापित किया गया था। और इनका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे, वो है न्यू दिल्ली में। हेड क्वार्टर है कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलिए ये देख ही सकते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का ये लोगो है। अगला हाईलाइट है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड साइन अ मो विद द गेल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए कार्बन फुटप्रिंट क्या है। कार्बन फुटप्रिंट वो है जो पॉल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे CO2 वगैरह हो गया,
तो इनको जो इमिशन होता है, इंडस्ट्री से इमिशन होता है, गाड़ी से इमिशन होता है, तो इन्हीं को रिड्यूस करने के लिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने कहा कि गेल इंडिया से क्या ये सप्लाई करेंगे। गेल इंडिया क्या इनको सप्लाई करेंगे, तो ये नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे, ताकि क्या है इन्वायरमेंट में जो CO2 की मात्रा है वो कम हो, और ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट की जो मात्रा, कार्बन फुटप्रिंट हो वो क्या हो, कम हो हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नेचुरल गैस उपयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ द पेट्रोल या डीजल, तो लगभग 27% कम उत्सर्जन होता है CO2 का। ठीक है, इसीलिए हम टाटा माइनिंग स्टील अब जो इनका इंडस्ट्रीज या इनका जो फैक्ट्री है वो वर्क करेगा, वो नेचुरल गैस पे काम करेगा, और उनके लिए नेचुरल गैस का सप्लाई कौन करेगा, तो गेल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये नेचुरल गैस बनाती है, गेल इंडिया नेचुरल गैस बनाती है। अगला हाईलाइट ये है कि द ईयर 2022 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर। 2022 को अभी हाल ही में क्या डिक्लेयर किया गया है, एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया गया है। हालांकि आसियान और इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया है। आसियान है क्या, तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्री है वो सारे का एक ग्रुप है, और इंडिया इनका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के जो फ्रेंडशिप के तौर पे 2022 को डिक्लेयर किया गया है। आसियान का जो स्थापना किया गया था वो 1967 में किया गया था, और ये था कब, बैंकॉक डिक्लेरेशन, मतलब बैंकॉक में इसको स्थापना किया गया था। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, और इनका सेक्रेटेरिएट तो है वो कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थापित किया गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि आसियान है क्या, और 2022 आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया। ठीक, देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे कंट्री जो है ये आसियान का मेंबर है। फिलीपीन है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, और उसके बाद म्यांमार है। तो ये सारे कंट्री जो है ये आसियान का मेंबर कंट्री है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्री है सब इनके मेंबर है, और इसीलिए हम लोग आसियान प्लस इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया इसके क्या है, मेंबर नहीं है, इंडिया इसके मेंबर नहीं है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगला हाईलाइट ये है कि द साथी प्लेटफॉर्म एम टू ब्रिज द गैप फॉर द स्टूडेंट इन सोसाइटी हु कांट अफोर्डेबल द कॉस्टली एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइडेंस एंड कोचिंग। मतलब अभी देखिए एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है, जो धर्मेंद्र प्रधान साहब है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एक साथी प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, IIT खड़गपुर के हेल्प से किया गया है। ये क्या करेगा, इसका एम है क्या, कि जो स्टूडेंट महंगे कोचिंग या एग्ज़ाम का गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, तो ये इस पे उनको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ये इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद द IIT कानपुर के साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। मतलब क्या है कि इस प्लेटफॉर्म को उपयोग करके हर वो व्यक्ति जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का गाइडेंस या कोचिंग नहीं ले पाते हैं, सारी जानकारी उनको मिलेगी। चाहे वो IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा कि लेक्चर अपलोड किया जाएगा, और इसमें जो 12 लैंग्वेज में अपलोड किया जाएगा लेक्चर। ठीक है, जो फैकल्टी कहाँ से होंगे, IIT वगैरह से होंगे, ISC बेंगलोर से होंगे, एम्स से होंगे। तो ये सब फैकल्टी अपना अपना वीडियो बना के रीजनल लैंग्वेज में, जो कि 12 तरह के लैंग्वेज में ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, और यहाँ से सारे वो आदमी को हेल्प मिलेगा जो कि महंगे कोचिंग या महंगे गाइडेंस जो मिलता है कोचिंग में वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो सारे सुविधा यहाँ पे स्टूडेंट को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना आपको, किसके हेल्प से किया है, तो ये IIT कानपुर के हेल्प से किया है ये इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव लिया किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा।
कानपुर के आईआईटी कानपुर के सहयोग से। अगला हाईलाइट ये है कि 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं और ये हर साल एनुअली मनाते हैं, एनुअली मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको 2013 में मनाया गया था। किसके द्वारा ये घोषित किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये बेसिकली करता क्या है कि अवेयरनेस जगाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि वाइल्ड लाइफ एनिमल को कैसे बचा सके और कैसे प्लांट को सुरक्षित रखे, इसका अवेयरनेस जगाते हैं लोगों में। और इस बार का जो थीम है 2023 का थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये 2023 का थीम है। वर्ल्ड वाइड फंड का जो अब यहाँ पर है तो वर्ल्ड वाइड फंड है, इनका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और ये घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में फर्स्ट टाइम मनाया था। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री होस्टेड बाय इंडिया न्यू दिल्ली ऑन 3 मार्च 2023। अभी देखिए क्वाड का फॉरेन मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ कि जिसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, दिल्ली मतलब इंडिया में, दिल्ली में किया गया था। और इस मीटिंग का क्वाड जो है ये क्या है कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री का मीटिंग है, ये ग्रुप ऑफ द कंट्री है जिनका आयोजन 2023 में न्यू दिल्ली में किया था। और इनके जो चेयर किए थे, चेयरमैन जो मतलब चेयरपर्सन जो थे वो कौन है इस मीटिंग के? तो वो है डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया के तरफ से इनको लीड किए थे, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया का। यही क्वाड की अगर हम लोग 2022 की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में और यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया था। इसका बेसिकली नाम क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो आगे हम लोग मैप पे समझेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्यों कहा जाता है। तो यही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को ही दूसरा नाम दिया गया है क्वाड। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है, इसमें 4 कंट्रियों का ग्रुप है। तो 4 कंट्री का ग्रुप का आपको नाम याद रखना है। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया, तीसरा है जापान और चौथा है यूएसए। ठीक है, ये है। इसका जो एस्टैब्लिश हुआ था ये 2007 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था। और ये इनिशिएटिव कौन लिए थे? तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के द्वारा ये लिया गया था। और उस टाइम में हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वाड है वो चाइना को इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा चाइना और यूएसए में एक वॉर छिड़ा रहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल इसको क्यों बोलते हैं। जब आप वर्ल्ड की मैप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका यूएसए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया और ये है जापान। तो ये अगर तीनों को अगर हम लोग डॉट को मिलाए तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। इसीलिए इनको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज द क्वाड। ठीक है, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। 4 कंट्री का ग्रुप है क्वाड में। तो ये चारों कंट्री का नाम आपको याद होना चाहिए, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अगला हाईलाइट ये है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस एट द भोपाल मध्य प्रदेश ऑन 3 मार्च 2023 को। तो देखिए अभी जो है 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था वो किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये 7वां एडिशन था, ये आपको याद रखना है, 7वां एडिशन था इसका। तो इनको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया है 3 मार्च को। और ये 3 दिन का जो है कॉन्फ्रेंस है। और इसका जो थीम है 2023 के लिए और 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस का वो है ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर न्यू ईरा।
ठीक है। और इनमें जो पार्टिसिपेशन किए थे मोर देन 350 स्कॉलर फ्रॉम द 15 कंट्री, मतलब 15 देशों से लगभग 350 स्कॉलर इसमें भाग लिए थे। और अगर हम लोग बात करें पहला धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस की, तो पहला धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था सांची में। सांची में, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची यूनिवर्सिटी में किया गया था। ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जितने भी धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ये जितने भी दुनिया भर में बौद्ध धर्म वाले कंट्री है, चाहे वो म्यांमार हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, तो वहाँ सबसे लगभग 350 स्कॉलर पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 15 कंट्री से, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए